नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक 1 के इस नए वीडियो में। और इसमें हम एक पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, इन टर्म पीवाईक्यू। और ये पीवाईक्यू है 3 सितंबर 2023 का है, लेटेस्ट पीवाईक्यू है। तो चलिए स्टैटिस्टिक 1 के पेज पे चलते हैं। एक क्वेश्चन नहीं लग बन पा रहा था, इसलिए टाइम लग गया दोस्तों, अदरवाइज मैं इसे अपलोड कर दिया होता। फिर अब वो क्वेश्चन मुझसे नहीं ही बना है, मैं वो उसे आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर आप उसे कर पाएंगे तो मैं उसे कमेंट में आप बता देना, मैं पिन कर दूंगा। अदरवाइज एक क्वेश्चन नहीं बना है, आप उसका आंसर देख लेना। अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे कर लेना। क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही ईजी है, बट फिर भी बना नहीं, पता नहीं क्यों आंसर नहीं आया। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड 10 है। 40 मार्क्स के क्वेश्चन है। ओके, स्टैटिस्टिक 1 के लिए इसे सॉल्व कर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, ए सिक्स साइडेड डाई इज मार्क्ड वन ऑन वन फेस, टू ऑन टू ऑफ इट्स फेस एंड थ्री ऑन द रिमेनिंग थ्री फेसेस। द डाई इज थ्रोन ट्वाइस. Let X denotes the total score in two throws. Based on the given information, answer the sub question. What is the probability mass function? इसका probability mass function बनाना है। ये कह रहा है कि सिक्स साइडेड डाइस है, इसमें वन जो है मार्क है वन फेस पे, वन फेस पे वन मार्क है, एंड टू मार्क है टू फेस पे, एंड थ्री मार्क है थ्री फेस पे। ओके, तो हमें इसके बनाना है द डाइस थ्रोन ट्वाइस, ट्वाइस दो बार थ्रो किया गया है। एक्स डिनोट्स द टोटल स्कोर इन टू थ्रोज। टोटल स्कोर इन थ्रू थ्रोज में, अरे टू थ्रोज में जो क्या क्या आएगा, इसकी रेंज क्या क्या हो सकती है। तो हो सकता है कि वन वन आ जाए, तो टोटल हो जाता है इसका टू हो सकता है, और थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स। टू से लेके सिक्स तक इसके टोटल हो सकता है टू थ्रोज में। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगा, लेट्स सी टू किस केस में होगा। टू के लिए चाहिए वन एंड वन ओनली। ओके, थ्री के लिए चाहिए, थ्री कैसे कैसे हो सकता है, वन कामा टू और टू कामा वन। फोर कैसे हो सकता है, वन कामा थ्री, थ्री कामा वन एंड टू कामा टू। इस तरीके से हो सकता है फोर। ओके, फाइव कैसे हो सकता है, फाइव हो सकता है टू कामा थ्री एंड थ्री कामा टू। ओके, और सिक्स, सिक्स के लिए हो सकता है ओनली थ्री कामा थ्री से हो सकता है। तो ये इसके टोटल का रेंज है, जो कैसे कैसे हो सकता है। अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो वन कामा वन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट टाइम फर्स्ट डाइस पे भी वन है, सेकंड डाइस पे भी वन है। अब चूंकि हम टू सिक्स फेसेस टू साइड टू टू बार थ्रो कर सिक्स फेसेस डाइस है, तो टोटल आउटकम 36 होगा। तो वन चूंकि वन वन का फेस वन एक ही है, तो इसलिए वन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/36 होगी। टू की फेस जो है वो टू दो बार है, तो टू का फेस होगा, टू का फेस होगा 2/36। नहीं नहीं, ये तो टोटल नहीं, ये तो एक डाइस पे है फेस। टोटल तो फेस हम अभी प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। तो वन डाइस पे जो वन की प्रोबेबिलिटी है वो है, एक साइड है तो 1/6, टू डबल साइड है तो टू की प्रोबेबिलिटी है 2/6, एंड थ्री जो है थ्री फेसेस है थ्री के, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6। ओके तो अब वन एंड वन आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 इंटू 1/6 होगी, और ये हो जाएगा 1/36। ओके अच्छा, वन एंड टू एंड वन आने की क्या प्रोबेबिलिटी, थ्री आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। थ्री आने के लिए हमें चाहिए वन, तो वन की प्रोबेबिलिटी है 1/6, और टू की प्रोबेबिलिटी है 2/6, और प्लस 2/6 इंटू 1/6। तो इसका हो जाएगा टोटल थ्री के लिए 2/36 एंड 2/36, यानी कि 4/36। ओके, फोर के लिए वन थ्री, थ्री वन एंड टू टू चाहिए। तो वन थ्री कैसे आएगा, वन का हो जाएगा 1/6, थ्री का होगा 3/6, प्लस सेम
3/6 इंटू 1/6 और प्लस 2 और 2 का है 2/6, तो 2/6 इंटू 2/6, तो इसका हो जाएगा 3 एंड 3 6 प्लस 4 10/36, 10/36, ओके 10/36। और ये है 2 3 एंड 3 2, तो 2 का है 2/6 और 3 का है 3/6, और सेम हो जाएगा डबल टाइम, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 थे 12/36, और 3 3 का होगा 3/6 इंटू 3/6, 3/6 इंटू 3/6, ये हो जाएगा 9/36, तो इसका PMF ये हो जाएगा 2 का हो जाएगा 1/36 और 4/36 का हो जाएगा 1/9 और 10/36 का हो जाएगा 10/36 का हो जाएगा 5/18 और 12/36 का 2/6 1/3 और ये हो जाएगा 1/4। तो देखते हैं 1/36 1/9 5/18 1/36 1/9 5/18 1/3 एंड 1/4, 1/3 एंड 1/4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 2.5 गिवन x इज लेस देन 5। तो ये में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है इज इक्वल टू होता है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी अपॉन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे x की वैल्यू ग्रेटर देन 2.5 एंड लेस देन 5। तो ग्रेटर देन 2.5 का मतलब हो गया 2.5 से ज्यादा यानी कि 3, और 5 से लेस यानी 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 की प्रोबेबिलिटी है 3 की प्रोबेबिलिटी है 4/36, 4/36, और 4 की प्रोबेबिलिटी है 10/36। तो 4 एंड 10 हो जाएगा 14/36। तो ग्रेटर देन 2.5 लेस देन 5 का हो गया 14/36 एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी 5 की। तो 5 की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या है? लेस देन 5 की। तो लेस देन 5 की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या है? तो लेस देन 5 का यानी कि 2 3 और 4। तो 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/36, 3 का है 4/36 और 4 का है 10/। तो 10 4 14 और 1 15, 15/36। तो ये हो जाएगा 15/36। तो 36 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 14/15। तो 14/15 को अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा? 14 डिवाइडेड 15 जो आएगा 0.9333। कितना है इसका आंसर? यही है 0.9333 आ रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इंटर द आंसर। सेम क्वेश्चन पे डिपेंड है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। सेम डेटा है आई गेस, सेम डेटा पे है। सब क्वेश्चन सेम डेटा पे है, तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। ओके, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू चलिए निकालते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा, इसका हम 36 में सबका लिखते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 36 में, तो यहीं से हम निकाल लेते हैं। रेड पेन का यूज करते हैं। ठीक, तो ये है 2 वाला है, 2 का है 1/36, तो इसका हो जाएगा 2/36, और 3 का है 4/36, तो हो जाएगा इसका 12/36। 3 वाला हो जाएगा 12/36, और 4 का है 10/36, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40/36, और 5 का है 12/36, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60/36, और 6 का है 9/36, तो ये हो जाएगा
54/36। तो सबको ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो क्या क्या हो जाएगा, लेट्स सी। ऐड करेंगे 2 + 12 + 40 + 60 + 54, 168/36। तो 168/36 ये आता है 4.66। 4.66 क्या आंसर है एक्सपेक्टेड वैल्यू की, 4.66 आएगा, 4.66। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालना है पता है आपको, तो शायद पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। जैसे प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स की वैल्यू सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि फ्रैक्शन में हमने सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैंने जोड़ना था, इसलिए 36 वाले फ्रैक्शन में ही मैंने मल्टीप्लाई किया सबको। जो हमने निकाला था 4/36, तो उसका 3 से वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। 10/36 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 12/36 में 5 से कर दिया। 9/36 में 6 से कर दिया। तो चूंकि मैं ऐड करना था इसलिए मैंने सेम उसी वैल्यू में 2 3 4 6 सबका इंडिविजुअल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके और सबको जोड़ दिया। ठीक है, तो आंसर मेरा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Short answer. If pharmaceutical company is testing a new drug, the probability that a patient experiencing a side effect from this drug is 0.1. If the drug is given to 5%, what is the probability that more than 1% will experience the side effect? Enter the answer right to 2 decimal places. Okay. कह रहा है कि a pharmaceutical company is testing a new drug, the probability that a patient experiencing a side effect from this drug is 0.1. Okay. ओके, 0.1 हो गया साइड इफेक्ट का। इफ द ड्रग इज गिवन टू 5%, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1% विल एक्सपीरियंस द साइड इफेक्ट? ओके, तो मोर देन 1% विल एक्सपीरियंस द साइड इफेक्ट का हम कैसे निकालेंगे, मतलब 2 3 4 5 सभी एक्सपीरियंस करते हैं साइड इफेक्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो if the drug is given to 5%, what is the probability that more than 1% will experience the side effect? So more than 1% will the side effect के लिए हमें निकालना होगा 2 3 4 5 सभी का और ऐड करना होगा। ठीक है, तो मोर देन 1% का मतलब हो गया कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो सबकी प्रोबेबिलिटी हमें निकाल के ऐड करनी होगी। तो चलो, तो कैसे होगा, 5 में से अगर 2 को साइड इफेक्ट किया है तो हो जाएगा 5 चूज 2 और तो साइड इफेक्ट का है 0.1, तो हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर एंड 0.9, 3 को नहीं करेगा तो 0.9 की पावर 3 प्लस 5 चूज 3, 0.1 का पावर 3 इंटू 0.9 का स्क्वायर, ये 3 का हो गया। इसी तरह 4 का हो जाएगा 5 चूज 4, 0.1 की पावर 4 इंटू 0.9, और 5 का हो जाएगा 5 चूज 5 0.1 की पावर 5। ये सब हमें निकाल के ऐड करना होगा। तो 5 चूज 2 क्या होगा, 5 चूज 2 होगा 10, और इंटू ये हो जाएगा 0.01, और ये हो जाएगा 0.9 की पावर 3। 0.9 की पावर 3 क्या होगा, 0.9 की पावर 3 हो जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 9, 0.729 हो जाएगा ये, 0.729 प्लस 5 चूज 3, ये भी वही हो जाएगा 10, और 0.001 0.81, और थर्ड वाला हो जाएगा 5 चूज 4 हो जाएगा 5
0.1 की पावर 4 हो जाएगा 0.0001 इंटू 0.9 और प्लस 5 चूज 5 1 हो जाएगा और 0.1 की पावर 5 हो जाएगा 0.00001। तो इन सब की वैल्यूज़ निकाल के ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.729 है 0.729 में 10 है तो 0.1 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 0.0729। ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 81 है तो 81 में 10 है तो ये 2 ज़ीरो और लगेंगे 00 81 प्लस ये है 5 9 5 जा 45 और पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा एंड प्लस 0.00001 तो ये सब हमें ऐड करना होगा। लेट्स सी ऐड दीज ऑल। ये है 0.0729 प्लस 0.0081 प्लस 0.00045 प्लस 0.00001 और ये हो जाता है 0.08146 0.08146 लिमिट में है 0.05 से लेकर के यहाँ तक तो 0.08146 लिमिट में है। ठीक है तो ऐसे होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर advertises a download speed between 50 Mbps and 100 Mbps for its basic plan, which follows a uniform distribution. Based on the given information, answer the sub-questions. Okay. What is the probability that a user on this plan will experience a download speed of exactly 60 Mbps? Exactly 60 Mbps कह रहा है तो exactly 60 Mbps का मतलब ये हुआ ये हमारा क्या है देखिए An internet service provider advertises a download speed between 50 Mbps से 100 Mbps और ये है कंटिन्यूस डाटा है। ओके तो कंटिन्यूस डाटा के लिए जो होता है एक मिनट तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए जो किसी एक पॉइंट पे जब अगर स्पेसिफिक एक पॉइंट पर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो होती है उसके हम जो निकालते हैं वो CDF निकालते हैं बट किसी एक पॉइंट पर अगर पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है तो जीरो होती है। तो एग्जैक्टली 60 Mbps की जो बात कर रहा है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। तो कंटिन्यूस वेरिएबल में जब भी एक पॉइंट पे बात होती है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी एक पॉइंट पे बात की जाएगी तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। इसलिए प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हम निकालते हैं तो CDF निकालते हैं ये एक पॉइंट पर जीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए यूजर ऑन दिस प्लान experiences a download speed of at least 80 Mbps given that user has experienced download speed of at least 70 Mbps। तो यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी आएगी क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट दिया है। यहाँ पर एक पॉइंट पे बात नहीं कर रहा है यहाँ पर एक रेंज की बात कर रहा है तो जहाँ पर रेंज की बात करेगा तब आपका आएगा प्रोबेबिलिटी आएगा। तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए यूजर ऑन दिस प्लान एक्सपीरियंसेस ए डाउनलोड स्पीड ऑफ एटलीस्ट 80 Mbps। एटलीस्ट 80 Mbps का मतलब ये हुआ एटलीस्ट 80 Mbps का मतलब हुआ 80 Mbps से 100 Mbps का। 80 Mbps से 100 Mbps जो रेंज हमें दे रहा है वो 50 Mbps से 100 Mbps का दे रहा है। ये 50 से 100 की दे रहा है Mbps का। हमें निकालना है 80 Mbps से 100 Mbps एंड गिवन दैट यूजर हैज एक्सपीरियंसेस डाउनलोड स्पीड ऑफ एटलीस्ट 70 Mbps। तो गिवन है कि उसको 70 Mbps से 100 Mbps मिल रहा है और उस कंडीशन में हमें निकालना है 80 Mbps का।
स्पीड निकालना है। तो क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जो CDF होता है, CDF का फार्मूला होता है, CDF का फार्मूला होता है a माइनस एक्स अपॉन b माइनस ए। लेट लेट मी चेक वंस अगेन। जो CDF में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का CDF होता है x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये जो होता है ये है a से लेके x माइनस ए जो है, जो x है आपका वो a और b के बीच में है, तो x माइनस ए है और डिवाइडेड b माइनस ए। तो ये कहानी है। तो सेम है, यहाँ पर हमने a को x ले लिया है, तो यहाँ पर हमारा जो है उस पॉइंट से हमें पहले तक का, शुरू से लेकर उस पॉइंट तक का प्रोबेबिलिटी मिलेगा, फिर हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें 80 to 100 का मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमें निकालना है 50 से लेकर के 80 तक की स्पीड क्या होगी, और फिर 1 माइनस करेंगे तो 80 से 100 तक का मिल जाएगा। तो 50 से 80 वाली हो जाएगी 80 माइनस 50 बटे 100 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 50 हो जाएगा 30 अपॉन 50। ओके, 3/5। तो 80 to 100 की हो जाएगी 1 माइनस 3/5, और ये हो जाएगी 2/5, तो इसका हो जाएगा 2/5। इसी तरीके से 70 से 100 वाला जो होगा वो हो जाएगा 70 माइनस 50। 50 से 70 वाली निकाल करके हम 1 से माइनस कर देंगे तो 70 से 100 वाली आ जाएगी। तो 50 माइनस 50 बटे 100 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 20/50 यानी 2/5। तो ये हो जाएगा ये है 2/5 है 50 to 70 वाली स्पीड, तो ये 70 to 100 वाली हो जाएगी 1 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 3/5। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो ये हो जाएगा 2/5 डिवाइडेड 3/5। तो आंसर होना चाहिए 2/3, 2/3 आंसर होना चाहिए। यस, 2/3। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपका जो रेंज है यूनिफॉर्म का अगर ए से बी तक है, बीच में आपका कोई पॉइंट एक्स है, तो आपको ए से एक्स तक का जो प्रोबेबिलिटी है वो होता है एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। इस फॉर्मूले से आएगा आपका, इसमें जो है आपका आ जाता है एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए करने पर आपका प्रोबेबिलिटी जो आती है वो आता है ए टू एक्स तक की प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, तो फिर हमने एक्स से बी तक का निकालने के लिए हमें जो है 1 माइनस कर दिया हमने, एटलीस्ट लिखा है ना 70 और 80, तो उसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है द टाइम इट टेक्स फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम टू रीबूट आफ्टर ए क्रैश follows an exponential distribution with a mean time of 0.5 hours. What is the probability that the system will be back online within 1 hour of crash? तो ये जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ होता है उसका क्या फॉर्मूला है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का देखिए जो सीडीएफ होता है, पीडीएफ नहीं जो सीडीएफ, पीडीएफ और सीडीएफ में आपको अंतर पता होना चाहिए। पीडीएफ जो होता है, सीडीएफ जो होता है ये आपको रेंज तक बताता है, यहाँ से लेके एक शुरू से लेके एक पॉइंट तक का प्रोबेबिलिटी बताता है। जैसे देखिए ये है जो सीडीएफ है, लेस देन इक्वल टू 0 पे एक्स पर 0 है, और 0 से लेकर के एक्स तक की जो प्रोबेबिलिटी होगी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होगी 1 माइनस ई टू द पावर लेमडा एक्स, 1 माइनस ई टू द पावर लेमडा एक्स, 0 से लेके एक्स तक पे। तो इसमें कह रहा है कि द टाइम इट टेक्स फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम टू बी, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, 1 माइनस ई टू द पावर लेमडा एक्स होता है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेकर के एक्स तक की। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इतना ना, लेस देन इक्वल टू 0 पे एक्स है, ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 0 पे। तो कहा इट द टाइम इट टेक्स फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम टू रिबूट आफ्टर ए क्रैश फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद ए मीन टाइम ऑफ 0.5 आवर्स। तो मीन टाइम का मतलब क्या होता है? मीन टाइम जो हो गया इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन टाइम का है 0.5 यानी कि 5/10, 5/10 है एक्सपेक्टेड वैल्यू। और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है?
एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये होता है 1/λ, 1/λ होता है। तो 5/10 जो है वो होगा आपका 1/λ। सो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/5 इज इक्वल टू 2। तो लेमडा की वैल्यू 2 हो गई। कह व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल बी बैक ऑनलाइन विद इन 1 आवर ऑफ द क्रैश। तो 1 आवर टाइम है आपका, एक्स की वैल्यू हो गई 1 आवर, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर लेमडा एक्स, लेमडा क्या हो गया 2, तो हो गया हम्म, 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 2 और एक्स है आपका 1, तो 1 माइनस ई स्क्वायर आना चाहिए, -2 है। हम्म हम्म The time it takes for a computer system to reboot after a crash follows exponential distribution with a mean time of 0.5 hours. What is the probability that the system will be back online within 1 hour of the crash? हाँ, तो ये ई की पावर 1 माइनस, यहाँ पर एक्चुअली फार्मूला गलत थोड़ा सा मैं लिख दिया, 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा एक्स होता है फार्मूला। ये फार्मूला आप थोड़ा सा याद रखना, ये होता है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स होता है, माइनस लेमडा एक्स। तो ये होगा फार्मूला, ई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स, तो इसलिए हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर -2। ओके, लेमडा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो मीन टाइम दिया है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है 1/λ होता है। 5/10 है 1/λ, लेमडा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस ई की पावर -2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ नेटवर्क फेलियर्स इन ए कंपनी फॉलोज ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद एन एवरेज रेट ऑफ 1 नेटवर्क फेलियर पर वीक। What is the probability that there will be no network failure in the next 14 days? Okay. So the number of network failure in a company follows a Poisson distribution with an average rate of 1 network failure per week. तो लेमडा जो है वो है 1 पर वीक है। तो आपको पूछ रहा है कि 14 डेज का पूछ रहा है, तो 14 डेज का क्या हो जाएगा, तो लेमडा हो जाएगा 14 डेज का हो जाएगा 2, 1 वीक का 1 है तो 2, 14 डेज का यानी 2 वीक का हो जाएगा 2। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो नेटवर्क फेल्योर, मतलब आपका के हो गया 0, के इज इक्वल टू 0 इन नेक्स्ट 14 इंच। तो लेमडा का होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा की पावर के अपॉन फैक्टोरियल के। तो यहाँ पे क्या है, ई की पावर लेमडा हो गया 2 -2 इंटू 2 की पावर के, यानी के आपका 0 हो गया, नो नेटवर्क फेल्योर। 2 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, तो ये टोटली ये 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर -2। सो ई की पावर -2 कैलकुलेट कर लेते हैं, ई की पावर -2 कैलकुलेट कर लेते हैं। ई की पावर -2 का मतलब 1/e² हमें कैलकुलेट करना है, तो जाएगा 1 एंड डिवाइडेड ई स्क्वायर। हम्म 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 हम्म, हम्म। तो ये हो जाएगा 0.1353, 0.1353, 0.1353 रेंज में है, 11 से 17 रेंज में है। ठीक है, तो ये होगा 1/e² को हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सपोज द मीन एंड मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x4 x5 आर 3 and 2 respectively. If the mean and median of the observation ax square plus b ax square नहीं ax1 plus b ax2 plus b ax3 plus b, मतलब सभी में सभी वैल्यूज में a से मल्टीप्लाई किया गया है और b जोड़ा गया है, तो हमारा जो नया मीन और मीडियन हो गया है वो 9 and 7 हो गया है रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द सम ऑफ a एंड b। तो हमारा जो मेन डेटा था इसमें इसका मीन था 3 और मीडियन भी था, मीडियन था 2, फिर हमने सब में ए से मल्टीप्लाई किया और बी ऐड किया, तो हमारा मीन हो गया 9 और मीडियन हो गया 7, तो ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि
मीन हो या मीडियन हो, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐड करते हैं तो ऐड हो जाता है। तो हमारा जो इनिशियल जो डेटा था उसमें भी सेम मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर सेम चीज़ मल्टीप्लाई और ऐड होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो मीन में हमारा हो जाएगा 3 में ए से मल्टीप्लाई होगा 3a और प्लस बी, तो नया मीन हो गया 9। और सेम वे मीडियन में भी मल्टीप्लाई होके ऐड होना चाहिए, तो 2 में ए से मल्टीप्लाई होगा तो 2a और प्लस बी, और ये हो गया है 7 नया मीडियन। तो इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस कर देते हैं, बी बी कैंसिल हो गया, 3a में से 2a गया, ए इज इक्वल टू 9 में से 7 गया 2, ए की वैल्यू 2 आ गई, और इस वाले में ए की वैल्यू रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस बी इज इक्वल टू 9, सो बी इज इक्वल टू 3, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन रियलमी सैमसंग वीवो हैव ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, इनमें कोई ऑर्डर नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, गलत है। बार चार्ट मस्ट प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डिनल डेटा, ये सही है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज यूजफुल टू कंपेयर टू डिफरेंट डाटा सेट्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है यूजफुल टू कंपेयर टू डिफरेंट डेटा सेट, सही है। टाइम इन आवर्स टेकन बाय स्टूडेंट टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इज ए डिस्क्रीट वेरिएबल, टाइम जो होता है आवर्स में होता है 1.5 आवर 2.5 आवर, डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ जी, तो देखिए यार, यही क्वेश्चन करने में मुझे बहुत टाइम लगा, इसी कारण ये जो है वीडियो लेट हो गई। कई काफ़ी देर से मैं सॉल्व कर रहा था, बट इसका मुझे आंसर नहीं आ पाया। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लो तो आप कमेंट में कर देना, मैं पिन कर दूंगा, और थैंक्स एडवांस में करता हूँ आपको, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना। क्वेश्चन है कि ए बॉक्स कंटेन्स 2 रेड पेन्स, 3 black pens and 4 blue pens. In how many ways can 3 pen be drawn from the box if at least one black pen is to be included in the box? तो क्या ही कहने का मतलब है, समझ ही नहीं पाया, और कैलकुलेशन कई तरह के कैलकुलेशन किए, बट ये आंसर नहीं आया, 64 नहीं आया। तो पहली बात तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जबकि कह क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉक्स है, बॉक्स में 2 रेड पेन है, ओके, 3 ब्लैक पेन है, ओके, ओके, 4 ब्लू पेन है, ओके, ठीक है, ये है बॉक्स के अंदर है। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पेन बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, इतना तो समझ में आ रहा है कि 3 पेन ड्रॉ करना है फ्रॉम द बॉक्स। नेक्स्ट लाइन करा, इफ एट लीस्ट वन ब्लैक पेन इज टू बी इंक्लूडेड इन द बॉक्स। क्या मतलब हुआ कि वन ब्लैक पेन इज टू बी इंक्लूडेड इन द बॉक्स, मतलब हमें जो ड्रॉ करना है उसमें ब्लैक पेन होना चाहिए या ब्लैक पेन को छोड़ देना है बॉक्स में, ये कह रहा है। क्या ही कहने का मतलब है, क्योंकि बॉक्स पेन तो बॉक्स में है और हमें बॉक्स से 3 पेन ड्रॉ करना है। फिर कह रहा है इफ एटलीस्ट वन ब्लैक पेन इज टू बी इंक्लूडेड इन द बॉक्स, तो ऐसा नहीं कह रहा है कि वन ब्लैक पेन इज टू बी ड्रॉन एवरी टाइम, या इज टू बी फिक्स इन योर ड्रा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, बॉक्स में इंक्लूड होना चाहिए। तो दोनों हर तरह का कैलकुलेशन मैंने कर लिया, भाई आया नहीं, फिर भी एक ट्राई आपके सामने करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे अगर ये कह रहा है कि अगर वन एटलीस्ट वन ब्लैक पेन इज टू बी इंक्लूडेड इन द बॉक्स, मतलब समझ नहीं आया कि अगर हमें एक ब्लैक पेन अगर लेना है, तो यानी कि हमें 3 पेन में से अब हमें 2 सेलेक्ट कर रह गया, एक हमारा फिक्स है, तो बच जो गया वो बच गया हमारा 2 रेड 2 ब्लैक एंड 4 ब्लू पेन, 4 2 6 2 8, 8 में से आपको 2 सेलेक्ट करना है, कैसे होगा, 8 चूज 2, और ये हो जाएगा 28 वेज, या फिर 28 अब जो ब्लैक पेन फिक्स करना है उसमें से 28 इंटू 3 अगर आप कर देते हैं तो ये हो जाएगा 84 होता है, तो ये 84 हो रहा है, कि 64 आंसर आ रहा है। तो ये कैसे होगा मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप अगर कर लेते हो तो कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है द सीडीएफ ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन, ये सीडीएफ दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एक्स स्क्वायर।
ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ई एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की जरूरत होगी। तो CDF दिया तो आपको मास फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो लेस देन जीरो पे प्रोबेबिलिटी जीरो है और जीरो पे प्रोबेबिलिटी 1/8 हो रही है। तो जीरो की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8 और वन की प्रोबेबिलिटी वन पे प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जा रही है। तो वन की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 माइनस 1/8 यानी कि 4 माइनस 1 3/8। तो वन की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8 एंड टू की प्रोबेबिलिटी हो जा रही है 7/8। तो 7/8 माइनस 1/2 तो कितना हो गया 3/8। टू की भी हो गई 3/8 एंड थ्री की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फिर थ्री की प्रोबेबिलिटी 1 हो रही है। तो 1 माइनस 1 में 1/8। थ्री की हो गई 1/8। ये हमारा PMF हो गया। तो अब हमें निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमें एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8 प्लस दो दूनी 4 3 12/8 और प्लस 3 3 9/8। तो कितना हो जाएगा 12 3 15 और 9 24/8। तो 8 से काट देंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ तक आप बने रहें। थैंक यू और मेरा वेट किया इसके लिए भी आपका थैंक यू। और एक क्वेश्चन नहीं बन पाया उसके लिए सॉरी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सपोर्ट करना। ठीक है, थैंक यू।